नमस्कार, मैं हूं नीलेश और आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने कमेंट करके ये बताया कि उन्हें इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इकोनॉमी में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिन क्वेश्चंस को हम समझ ही नहीं पाते हैं, और जब हम समझ नहीं पाएंगे तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने होंगे कि इकोनॉमी के कौन कौन से क्षेत्र से क्वेश्चन बनते हैं और उसको हम किस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज हम कुछ इसी तरीके के इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनके कंसेप्ट आपके सामने रखेंगे, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से वो बनते हैं। हम बहुत इजी लैंग्वेज में, देखिए इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट नहीं सकते हैं। रटने से आपको इकोनॉमी नहीं समझ में आएगी। आप इकोनॉमी को अपने जीवन धारा में जोड़ कर पढ़िए तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। चलिए, तो मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में बता दूं। मैं आपको आज 4 चीजें बताऊंगा। पहली चीज जो है वो हमारी है मुद्रास्फीति। पहला हमारा जो फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि मुद्रास्फीति क्या होती है। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा मुद्रा संकुचन का टॉपिक। आपको ये बताऊंगा मैं कि मुद्रा संकुचन क्या होता है। तीसरी चीज आपको यहाँ पर जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो होगी आपकी मुद्रा का विमुद्रीकरण। मुद्रा का विमुद्रीकरण। और चौथी चीज जो यहाँ पर हम समझने वाले हैं वो है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन। तो इन 4 चीजों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये 4 चीजें जो है वो हम किस तरीके से समझेंगे वो आप समझिए। सबसे पहले इनको शब्दों को समझें। मुद्रास्फीति क्या होती है? देखिए, स्फीति का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। किसी चीज का बढ़ना वो कहलाती है स्फीति। संकुचन आप नाम से समझ रहे होंगे। संकुचन का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, यानी किसी चीज का कम होना। अब यहाँ पर स्फीति और संकुचन को सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, स्फीति क्या होती है? हमारी सारी इकोनॉमी जो है वो डिपेंड करती है बाजार के नियम पर। और बाजार का नियम क्या है? बाजार का नियम जो है वो ये कहता है कि जैसे जैसे आपूर्ति बढ़ती है वैसे वैसे कीमतें जो है वो कम होती हैं। यानी कि हम एक बात में अगर ये कहें कि बाजार का नियम क्या है, जितनी भी इकोनॉमी है वो हमारी बाजार पर डिपेंड करती है, मार्केट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बाजार का नियम क्या है? बाजार का नियम है आपूर्ति का नियम। या हम इसको कह सकते हैं कैसे, जरा समझें आप। आपूर्ति क्या है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको एक शब्द में अगर कहें तो हम कहेंगे मांग और आपूर्ति का नियम। मांग और आपूर्ति का नियम। मांग का मतलब डिमांड और आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई। जैसे जैसे मांग अगर बढ़ेगी और अगर सप्लाई कम है तो वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी। कैसे, समझिए जरा। अगर मैं ये मानूं कि बाजार में लक्स साबुन की जो कीमत है वो 10 रुपए है और बाजार में जो सप्लाई है वो 5 लक्स साबुन की है, लेकिन डिमांड जो है, अगर मान लीजिए 5 ही डिमांड रहे तो कितने के साबुन आएंगे? ये 50 रुपए के, क्योंकि 5 साबुन है और 10 रुपए मूल्य है। तो 10 पंजे 50, यानी कि ये मूल्य कितना हुआ इनका? 50 रुपए हुआ। लेकिन अगर डिमांड बढ़ जाए, अगर डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, और तब क्या होगा कि अगर डिमांड हमारी ज्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, अगर ये स्थिति है कि जब मांग अधिक हो और आपूर्ति कम हो, तो क्या होगा कि अगर 5 लाख साबुन हैं और जरूरतमंद जो लोग हैं, आवश्यकता जो है वो 10 लाख साबुन की है,
अब बाजार में तो 5 ही लक्स साबुन है और जरूरत कितने की है, यानी डिमांड कितने की है, 10 लक्स साबुन की। तो जाहिर सी बात है कि जब बाजार में मांग बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब क्या होगा, दुकानदार इन साबुन को 5 साबुन को बेचेगा, लेकिन उन व्यक्तियों को बेचेगा जो ज्यादा मूल्य देंगे। अब उसने मान लीजिए कि ये 5 साबुन 10 रुपए के हिसाब से न बेचकर बल्कि 20 रुपए के हिसाब से बेचा, और जब 20 रुपए के हिसाब से बेचा तो बाजार में कितना रुपया आएगा, 20 पंजे 100 रुपए। बात समझना कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो बाजार में क्या हुआ, अब ये समझिए। जब हमारी डिमांड बराबर थी सप्लाई के, तब क्या था कि बाजार में 50 रुपए आ रहे थे, लेकिन अब जब डिमांड ज्यादा हुई है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं तो उससे क्या हुआ, बाजार में रुपए आए 100 रुपए। यानी बाजार में किस चीज की वृद्धि हुई है, तो बाजार में वृद्धि हुई है रुपए की, और जब मुद्रा की वृद्धि होती है तो इसको हम कहते हैं मुद्रा स्फीति। बात समझ में आ गई। तो मुद्रा स्फीति के लिए हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज कि डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। दूसरी बात क्या होती है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी यानी कीमतों में वृद्धि होगी। और तीसरी चीज क्या हो रही है वो जरा आप समझें। पहले बाजार में 50 रुपए थे, यानी 50 रुपए जो है वो कितने साबुन खरीद सकते थे, हम 5 साबुन खरीद सकते थे। अब हम वो 5 साबुन खरीदने के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं, 100 रुपए। यानी कि 100 रुपए उतना ही काम कर रहा है जितना काम पहले 50 रुपए कर देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुद्रा का मूल्य है, मुद्रा की जो वैल्यू है, यानी अब 100 रुपए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 50 रुपए की वैल्यू। काम तो उतना ही किया उसने 100 रुपए ने जितना काम 50 रुपए ने किया था। तो इसका मतलब इस 100 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, इस 100 रुपए की वैल्यू 50 रुपए हो गई। तो जब 100 रुपए की वैल्यू 50 रुपए हो गई तो हम इसे कहेंगे कि मुद्रा की वैल्यू कम हो गई, यानी कि मुद्रा का मूल्य जो है घट गया। यानी कि जब बाजार में डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, साथ ही साथ इसके विपरीत क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है, मुद्रा का मूल्य घटेगा। अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है सबको कि मुद्रा का मूल्य घटा कैसे। तो आप देख लीजिए कि पहले जो काम 50 रुपए कर देते थे, अब वो काम कौन कर रहे हैं, 100 रुपए। यानी 100 रुपए उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि 50 रुपए करता था। तो इसका मतलब 100 रुपए की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 50 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा का जो मूल्य है, मुद्रा की जो वैल्यू है वो घट गई। तो जब भी बाजार में डिमांड अधिक होती है और सप्लाई कम होती है तो मुद्रा का मूल्य तो घटता है लेकिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। 3 चीजें समझ में आई। चौथी चीज आप समझिए इसमें कि जब बाजार में किसी चीज की सप्लाई कम होगी और वो चीज ज्यादा महंगी बिक रही है, ज्यादा पैसे में बिक रही है, तो जाहिर सी बात है जो नए निवेशक होंगे, जो नए इन्वेस्टर्स होंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। वो भी सोचेंगे कि वो भी एक लक्ष्य बनाने की फैक्ट्री डाल लें। तो जब नए निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा तो वो नए उद्योग लगाएंगे भारत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति आती है तो नए निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखनी है कि नए निवेशकों को प्रोत्साहन तो मिल रहा है लेकिन ये मुद्रा स्फीति एक निश्चित सीमा तक ही लाभदायक है, इसके ऊपर ये विपरीत असर डालने लगती है। मान लीजिए इस साल अगर आलू महंगा है तो हर किसान सोचेगा कि अगली साल वो भी आलू करे, आलू की पैदावार करे। अगर हर किसान ने आलू की पैदावार कर दी तो अगली बार क्या होगा, क्या आलू जो है वो बाजार में बढ़ जाएगा, और जब आलू की सप्लाई बाजार में बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी वो चीज सस्ती हो जाएगी, तो आलू का मूल्य जो है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मुद्रा स्फीति एक निश्चित सीमा तक देश के लिए लाभदायक होती है, उसके बाद ये प्रतिकूल प्रभाव डालने लगती है। तो यहाँ पर चौथी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति आएगी तो नए निवेशकों को, नए निवेशक जो होंगे उन निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा, नए निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है। और क्या असर होता है इस मुद्रा स्फीति का, 5वीं चीज आप समझिए कि जब हमारे यहाँ पर मुद्रा स्फीति बढ़ेगी, मुद्रा स्फीति बढ़ेगी तो बाजार में क्या होगा कि मुद्रा का मूल्य घटेगा। बात समझ में आ गई।
वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। अब प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न पूछेगा कि यदि बाजार में किसी निश्चित वस्तु की आपूर्ति कम है परंतु उसकी मांग अधिक है तो उस समय कौन सी स्थिति होगी? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा का विमुद्रीकरण या मुद्रा का अवमूल्यन। तो इसका सही आंसर आप किस पर टिक करेंगे? मुद्रास्फीति पर। या वो प्रश्न ऐसे बना सकता है कि जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो 4 ऑप्शन दे देगा, मांग अधिक होती है, सप्लाई कम होती है, यानी कि मांग अधिक होती है, आपूर्ति कम होगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, मुद्रा का मूल्य घटेगा, और चौथा कोई ऑप्शन वो देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा इस तरीके से उल्टा करके कि उस समय जब आपूर्ति अधिक होगी और मांग कम होगी। तो कौन सा वाला हमारा इसमें मुद्रास्फीति से संबंधित नहीं होगा? चौथा ऑप्शन जो होगा मुद्रास्फीति से संबंधित नहीं होगा। तो इस तरीके के प्रश्न मुद्रास्फीति पर पूछे जाते हैं। तो फिर से आप समझिए कि मुद्रास्फीति क्या है? स्फीति का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। यहाँ पर क्या चीज बढ़ रही है? यहाँ पर बाजार में रुपया बढ़ रहा है, बाजार में मुद्रा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है समझिए। बाजार में चूंकि डिमांड ज्यादा है किसी चीज की और उसकी सप्लाई कम है, और जब सप्लाई कम होगी तो वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी। वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो बाजार में हम रुपया ज्यादा देंगे जाकर, और जब बाजार में रुपया ज्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे मुद्रास्फीति। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात आती है मुद्रा का संकुचन। तो ठीक इसके विपरीत मुद्रा का संकुचन होता है, यानी कि जो कंडीशन इधर है उनको हम पलट देंगे। मुद्रा संकुचन में क्या होगा कि डिमांड जो होगी यानी कि जो मांग होगी इज लेस देन सप्लाई, यानी कि आपूर्ति अधिक होगी लेकिन मांग कम होगी। अब मैंने आपको समझाया था कि 5 लक्स साबुन का मूल्य 10 रुपए है तो कितने के साबुन हो गए? 50 रुपए के। लेकिन अगर मान लीजिए लक्स साबुन से नहाने वाले हैं ही नहीं, ज्यादातर लोग पियर्स से नहाते हैं, लक्स से नहीं नहा रहे हैं, तो इसका मतलब लक्स तो बाजार में ज्यादा है लेकिन उसकी मांग नहीं है। तो दुकानदार क्या करेगा? अपने माल को हटाने की कोशिश करेगा। तो वो कैसे हटाएगा? वो उसके मूल्य को कम कर देगा। अब वो क्या करेगा कि ये जो 5 रुपए, जो 10 रुपए का साबुन था, अब वो साबुन 5 रुपए का कर देगा, और जब 5 रुपए का कर देगा तो साबुन 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए बाजार में पहुंचे? 25 रुपए। पहले कितने पहुंच रहे थे? 50 रुपए। अब कितने पहुंच रहे हैं? 25 रुपए। तो बाजार में पैसा कम पहुंच रहा है, और जब बाजार में पैसा कम होगा तो किसी भी चीज का कम होना, हमने कहा किसी भी चीज का सिकुड़ना या कम होना क्या कहलाता है? मुद्रा संकुचन कहलाता है। तो मुद्रा संकुचन कब होगा? पहली कंडीशन ये है कि जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई, वो जब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तब मुद्रा संकुचन की स्थिति आएगी। आगे बात समझिए कि जब मुद्रा संकुचन की स्थिति आई तो और क्या स्थितियां बनी? जो काम पहले 50 रुपए करता था वो काम अब 25 रुपए ही कर देता है, यानी कि 25 रुपए वो काम करता है जो पहले 50 रुपए करता था। इसका मतलब 25 रुपए जो है वो 50 रुपए के बराबर काम करता है, यानी 25 रुपए की जो वैल्यू है वो 50 रुपए के बराबर हो गई, यानी 25 रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुद्रा है उस मुद्रा का मूल्य जो है वो बढ़ गया। तो इसको हम कहेंगे कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। यहाँ पर क्या हो रहा था? मुद्रा का मूल्य जो है वो घट रहा था। यहाँ पर क्या होगा? मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं कि डिमांड कैसी है? डिमांड है कम और सप्लाई है ज्यादा, तो इसलिए वस्तुओं की कीमतों में क्या हो गई? कमी आ गई। तो तीसरी चीज यहाँ पर यह होगी कि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होगी, वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होगी, कीमतों में कमी आएगी। अब जब ऐसी स्थिति होगी, मान लीजिए इस साल आलू बहुत लोगों ने पैदा कर दिया, और बहुत लोगों ने पैदा कर दिया तो आलू की बाजार में जो कीमत है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब बाजार में कीमतें कम हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगली साल किसान सोचेगा कि अब हम आलू पैदावार नहीं करेंगे, आलू जगह कोई दूसरी फसल कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो नए निवेशकों को प्रोत्साहन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो निवेशक होते हैं वो हतोत्साहित होते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये होता है मुद्रा संकुचन। यहाँ पर भी इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे। जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब तीसरी हमारी आई मुद्रा का विमुद्रीकरण। ये तो बहुत चर्चा में रहा इस बार,
नरेंद्र मोदी की जब नरेंद्र मोदी ने एक काम किया था जो काफी कंट्रोवर्सी भी रहा वो काम। उन्होंने क्या किया था कि डिमोरलाइजेशन ऑफ मनी कर दिया था। डिमोरलाइजेशन ऑफ मनी का मतलब होता है कि मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया था। विमुद्रीकरण होता क्या है समझिए। कोई प्रचलन में जो मुद्रा है, मान लीजिए 500 और 1000 रुपए के नोट प्रचलन में थे, तो सरकार ने क्या किया कि जो प्रचलित मुद्रा है उस प्रचलित मुद्रा को बंद करके उसकी जगह दूसरे प्रकार की मुद्रा उन्होंने शुरू कर दी। तो किसी प्रचलित मुद्रा को बंद करके उसकी जगह कोई दूसरी मुद्रा शुरू करना, यह कहलाता है मुद्रा का विमुद्रीकरण करना। अब मुद्रा का विमुद्रीकरण सरकार करती किन किन कंडीशन में। पहली कंडीशन, जब बाजार में नकली मुद्रा या काला धन जब बढ़ जाता है और सरकार इस नकली मुद्रा और काले धन को रोकने में विवश होती है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार के पास एक ही विकल्प बचता है, और वो ये विकल्प बचता है कि वो जिस पैसे की नकली मुद्रा बढ़ रही है वो उस मुद्रा को बंद कर दे। अब उस मुद्रा को जब उसने बंद कर दिया तो नकली मुद्रा बाजार में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, और जिनके पास असली नोट होगा वो जाएगा बैंक में और बैंक से दूसरी मुद्रा लेकर आ जाएगा। लेकिन क्या नकली मुद्रा वाले जिनके पास नकली रुपया है, क्या वो बैंक में जाकर बदल सकते हैं? नहीं बदल पाएंगे। तो इस प्रकार से जब सरकार को नकली मुद्रा या काले धन को खत्म करना होता है और जब सारे विकल्प उसके काम नहीं करते हैं, तो फिर वो इस कदम को उठाती है, मुद्रा का विमुद्रीकरण कर देती है। इसको हम डिमोरलाइजेशन ऑफ मनी कहते हैं। अब चौथी चीज समझिए, मुद्रा का अवमूल्यन। प्रत्येक देश में अपनी अपनी मुद्राएं हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में डॉलर है, हमारे यहाँ रुपया है। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में यदि सरकार द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष स्वतः ही कम कर लिया जाए, यदि सरकार द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष स्वतः ही कम कर लिया जाए, तो इसे हम कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। अब इसको समझिए, इसे क्यों करती सरकार। अभी मान लीजिए कि हमारे यहाँ के 100 रुपए जो हैं वो अमेरिका के $1 के बराबर हैं। माना हमने कि हमारा 100 रुपए जो है वो अमेरिका के $1 के बराबर है। अब अमेरिका को अगर हमारे यहाँ से 10 किलो गेहूं खरीदना है या कोई सामान खरीदना है जिसका मूल्य 100 रुपए है, तो उसको सिर्फ कितना देना पड़ेगा? $1 देना पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि अपने यहाँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारा गेहूं है, लेकिन कोई कंट्री जो है वो गेहूं हमारा खरीद नहीं रही है क्योंकि उसको लगता है कि हमारे यहाँ का गेहूं महंगा है। तो हम क्या करेंगे, गेहूं सस्ता ना करके बल्कि अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन कर देंगे, उसका अवमूल्यन कर देंगे। अवमूल्यन का मतलब ये हुआ कि अब हम अपना जो 100 रुपए हमारा $1 के बराबर था, अब हम अपना 150 रुपए $1 के बराबर कर देंगे। या मान लीजिए हम 200 रुपए $1 के बराबर कर देंगे। तो अब हुआ क्या कि अब इस जो कंट्री है वो क्या करेगी, उसको कम पैसा, मानी जिसकी कीमत 100 रुपए है, पहले उसको भारत को $1 देना पड़ता था, अब उसको सिर्फ कितना, $0.50 ही देना पड़ेगा। जब उसे $0.50 ही देना पड़ेगा तो उसके लिए वो चीज कैसी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। और जब सस्ती हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि हमारे यहाँ से चीजों को अपने यहाँ पर ले जाएगा। तो सरकार मुद्रा का अवमूल्यन कब करती है, जब उसको निर्यात बढ़ाना होता है। जब उसको निर्यात बढ़ाना होता है तब वो क्या करती है, सरकार के अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर लेती है। ठीक है, अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन सरकार कर चुकी है अपने स्वतः ही, भारत सरकार। तो ये 4 चीजें आपको समझ में आई, मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा का विमुद्रीकरण और मुद्रा का अवमूल्यन। अब आपसे पूछा जाए इन चारों चीजों में सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया जाता है, तो सरकार जब निर्यात बढ़ाना चाहती है तो क्या कर सकती है, मुद्रा का अवमूल्यन कर सकती है। तो ये 4 चीजें जो है वो आपकी इससे रिलेटेड थी। अब क्वेश्चन समझिए कैसे आएंगे। मैंने क्वेश्चन दिया मुद्रास्फीति से संबंधित, मुद्रास्फीति से संबंधित नहीं है, वंधित नहीं है। ऑप्शन ए, वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं,
ऑप्शन बी, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन, मुद्रा का मूल्य घटता है। ऑप्शन डी, नए निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन मिलता है। तो इनमें कौन सी चीज ऐसी है जो मुद्रास्फीति से संबंधित नहीं है? सोचिए जरा। तो मुद्रास्फीति जब होती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, ये बात ठीक है। मुद्रास्फीति जब होती है तो मुद्रा का मूल्य घटेगा, तो मुद्रा का मूल्य घटता है। नए निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा, ये भी बात सही है। लेकिन मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, ये बात जो है वो मुद्रास्फीति से संबंधित नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये चार चीजें थी, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा का विमुद्रीकरण और मुद्रा का अवमूल्यन। ये चारों कंसेप्ट आपके क्लियर। इससे रिलेटेड इर्द गिर्द आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रीक्वेंटली परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। कुछ चीजें और इकोनॉमी में हमें समझने की जरूरत है। महंगाई क्या होती है, कैसे